दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आप तमाम भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। बहुत सारे शिक्षकों का जो मामला है वो पेंडिंग हो गया। जो ये आशा लगा करके बैठे थे कि हमारी मांगे जो है वो सरकार शामिल करेगी, मंत्रिमंडल की बैठकें होगी, मंत्रिमंडल का जो बैठकें का जो दौर चलेगा उसमें हमारी मांग रखी जाएगी। तो देखिए, अब बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सरकार से अब ये आशा रखना कि उनकी मांग को प्राथमिकता के तौर पर अब सुनी जाएगी या कही जाएगी, अब ये कल्पना करना बेकार है। क्योंकि चुनाव आचार संहिता जब लागू हो गया है तो सरकार ऐसी कोई भी घोषणा नहीं कर सकती है जिससे कि चुनाव प्रभावित हो। शिक्षक से जुड़ा हुआ हर वो मुद्दा जो है वो चुनाव को चुनावी रंग देती है ना, यानी कि चुनाव को प्रभावित करती है, वोट को प्रभावित करती है। तो ऐसे में सरकार के मुद्दे को, शिक्षकों के मुद्दे को सरकार छूने से बचेगी, क्योंकि उस पर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। लागू है तो ऐसे में नहीं होगा। लेकिन क्या चुनाव आचार संहिता में बैठकें होंगी या नहीं, ये एक सवाल है। इन सवालों को जवाब ले करके हम आए हैं। अगर आप सहमत होंगे तो कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। बैठकें होती हैं, लेकिन उसमें बड़े मुद्दे छुए नहीं जाते हैं, बड़े मुद्दे को स्पर्श नहीं किए जाते हैं, एजेंडा में शामिल नहीं किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो गया तो क्या शिक्षकों को सीनियरिटी के लिए फैसला हो पाएगा, हाँ या नहीं। क्या जो 9 महीने से विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता का जो मांग है, या फिर बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में गए हैं शिक्षक, उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं, इन सारे मुद्दे को हम लेकर के आए हैं। या फिर जो प्रधान शिक्षक बने हैं या प्रधानाध्यापक बने हैं उनको इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये सारे बातों को जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि सर वेतन संरक्षण की तो बात हुई, वेतन संरक्षण की बात हुई, लेकिन जो नियोजित शिक्षक से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो टीचर गए उनके बारे में क्या होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में गए हैं नियोजित शिक्षक से, उनके बारे में इस लेटर में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। वो मुद्दा ही गौन हो गया है, जबकि वो मुद्दा प्रमुखता से उठना चाहिए था। कारण कि सक्षमता 1 और 2 परीक्षा जो हुई थी वो तो बहुत साधारण में साधारण परीक्षा थी। सक्षमता 1-2 पास करना कोई एबिलिटी को नहीं दर्शाता है। हाँ, 3 और 4 अगर आप पास करते हैं तो शिक्षकों की एबिलिटी को दर्शाता है। लेकिन अगर कोई सक्षमता 1 और 2 पास किया है तो वो उसके एबिलिटी को नहीं दर्शाता है। सरकार सिर्फ कॉरम पूरा करके इधर से उधर पलट रही थी, समझ गए। लेकिन 3 और 4 का जो क्वेश्चन था वो बीपीएससी से कम नहीं था। बीपीएससी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो क्वेश्चन था ना, उसे किसी भी कीमत पर कम नहीं था। तो खैर छोड़िए। अब बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में गए हैं, वो शिक्षकों का क्या होगा। उनको तो वेतन संरक्षण का भी बात नहीं हुई है, सेवा निरंतरता क्या उनको मिलेगा। तो चलिए इन सारी बातों को लेकर के चलते हैं कि क्या मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी 10 तारीख को होने वाली थी। शिक्षकों से को बहुत ज़्यादा भरोसा था इस बैठक में। क्या इसमें शिक्षकों का बात को सुना जाएगा, कमेटी क्या निर्णय देती है, 9 सदस्यीय कमेटी, इन सारी बातों को हम चलिए जानते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या मंत्रिमंडल इस पर क्या फैसला लेती है। तो ये से पहले जानिए कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है तो सरकार का पावर कितना रहता है। सरकार मंत्रिमंडल की बैठकें करती है तो कौन कौन से मुद्दे को छुआ जाता है, तो आइए जानते हैं। आचार संहिता क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जब चुनाव की तारीखें की घोषणा हो जाती है तो भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आदर्श आचार संहिता लागू कर देता है। यह संहिता यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि चुनाव निष्पक्ष हो और सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करे। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार या मंत्रियों द्वारा नई घोषणाएं करना, नई योजनाओं की शुरुआत करना, बड़ी सार्वजनिक घोषणाएं करना, गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। आचार संहिता
का उद्देश्य यह है कि चुनाव के दौरान सत्ता का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं हो। ये पहला था। तो ये सारे जो था वो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। ये सारा जो है वो चुनाव आचार संहिता को प्रभावित करता है और मतदान को प्रभावित करता है ना। दूसरी बात है कि मंत्रिमंडल की बैठक होगी या नहीं होगी। अभी मैंने आपको समझाया कि चुनाव आचार संहिता क्या है ना। अब देखिए मंत्रिमंडल की बैठक संभव है या नहीं है तो किस परिस्थिति में, या नहीं है तो थोड़ा इसे भी अब जान लेते हैं। दूसरा है मंत्रिमंडल की बैठक संभव है या नहीं है। यह निर्भर करता है इस बात पर कि अगर मंत्रिमंडल की बैठक सामान्य प्रशासन, रोजमर्रा के कार्यों, संविधानुसार जारी प्रबंधन इत्यादि की हो तो संभव है, बशर्ते उनमें नई घोषणा नहीं होनी चाहिए, बड़ी योजनाओं की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, चुनावी लाभ देने वाली घोषणाएं नहीं होना चाहिए। लेकिन जी हाँ, लेकिन बैठक में नई बड़ी घोषणाएं, योजनाओं का उद्घाटन, कार्यक्रम का शुभारंभ, भविष्य की राजनीतिक घोषणाएं इत्यादि शामिल हो तो ये कार्य आचार संहिता के तहत प्रतिबंधित हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है कि कई स्थानों पर ऐसा देखा गया है कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही सरकार नई घोषणाएं नहीं करती है, वार्तालापों, उद्घाटनों, शिलान्यास पर रोक रहे। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक तो हो सकती है पर एजेंडे सीमित होनी चाहिए ताकि आचार संहिता का उल्लंघन न। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्ट बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू फोर्स द कैबिनेट हेल्ड मीटिंग अप्रूविंग मेनी रिसोल्यूशन। इससे यह स्पष्ट है कि कोड लागू हो जाने के बाद ऐसी बैठकों के दौरान नए प्रस्तावों को मंजूरी देना संवेदनशील हो सकता है। अधिक विस्तृत निर्देशों में कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार को अपने निर्णयों, घोषणाओं में सावधानी बरतनी होगी ताकि चुनाव अवधि में पक्षपाती न दिखे। यानी कि सरकार जो है वो अपने संसाधनों से लोगों को प्रभावित नहीं करे, है ना। अब निष्कर्ष के तौर पर क्या होता है ये भी थोड़ा जान लीजिए कि मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है, लेकिन उस बैठक में निर्णय है यानी जो एजेंडा है चुनाव को प्रभावित नहीं करे तो सरकार बैठक क्यों करेगी। नई घोषणाएं, योजनाओं की शुरुआत, क्रियान्वयन में सावधानी बरतनी होगी, इस पर रोक रहता है। यदि किसी कार्यवाही में आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो यह भी आपने देख लिया कि संभव है लेकिन नई योजना, नया एजेंडा शामिल नहीं किया जा सकता है। और शिक्षकों का जो मुद्दा होता है, शिक्षकों की जो मांग है, शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, वो चुनाव आचार संहिता के तहत आएगा, वो चुनाव को प्रभावित करेगा, पब्लिक को अपने तरफ खींचेगा। तो ऐसे में ऐसे विषय को सरकार छूने से बचेगी और ये कह करके निकल सकती है या निकलना चाहेगी कि ये अभी बिहार में चुनाव आचार संहिता है, बाद में देखा जाएगा, है ना, बाद में देखा जाएगा। कुछ हल्के मुद्दे को ले लेगी कि चुनाव के बाद होगा, बाकी मुद्दे को वहीं पर छोड़ देगी ताकि लोग हमारे पीछे आएँ। तो ये संभव है कि सरकार बैठकें हों लेकिन कोई फैसला होने का दूर दूर तक नहीं कुछ अभी ऐसा नज़र आएगा। लेकिन अगर क्या चुनाव के बाद सरकार अगर जीत जाती है तो क्या शिक्षकों के मुद्दे को सरकार लेगी, उठाएगी? क्योंकि दोस्तों अगले बार जो सरकार बन रही है इस सब बातों के लिए नहीं बन रही। मैं बार बार कह रहा हूँ इन सब बातों से अब सरकार दूरी बना करके रख रही है। सरकार जा रही है औद्योगिकीकरण के मुद्दे पर, समझ गए, एक विकसित बिहार का सपना सजा करके जा रही है। अब ये सब नल्ली गल्ली लन फन जो काम था ना, ये सामान्य तरह से चलेगा, इस पर सरकार का फोकस नहीं, सरकार का फोकस अलग होगा। अब देखिए तो आने वाला कल बताएगा क्या होगा। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठकें जो है वो संभव है लेकिन सीमित एजेंडे के। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा। क्या सरकार यहाँ पर शिक्षकों की जो मांग है, सबसे बड़ी मांग है सेवा निरंतरता, समझ गए, सबसे बड़ी मांग है सेवा निरंतरता का। उसके बाद बीपीएससी के शिक्षकों को 7वें वेतन में ऐड करने का, ये तो उसमें कहीं लिखा ही हुआ नहीं, तो इस बात को तो सरकार छूना ही नहीं मांगेगी, एकदम नहीं छुएगी। सेवा निरंतरता अगर जो ऐड हो जाता है तो विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ हो जाएगा। सेवा निरंतरता ऐड अभी हो जाता है तो, या चुनाव के बाद भी अगर ऐड करता है सरकार करती है तो 8वें वेतन का लाभ हो जाएगा। और नहीं तो अगर सेवा निरंतरता ऐड नहीं करती है सरकार तो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, TRE1, TRE2 में जो नियोजित शिक्षक गए हैं वहाँ और विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ से सरकार
वंचित करने का इसका मतलब मन में कोई भावनाएं पाल रही है, तभी ऐसा शामिल नहीं कर सकती। अगर शामिल कर लेगी तो सारी सुविधाएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है। अगर सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा और आपका कनेक्शन सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा और हम दोनों एक क्लिक से एक दूसरे से मिलेंगे। धन्यवाद। जय बिहार, जय शिक्षक समाज।